के अंदर इस वायुमंडल में गैसें हैं जो मनुष्य के लिए, जो सब प्राणियों के लिए उपयोगी हैं। यदि उनमें कम ज़्यादा का भाव हो जाए, कुछ गैसें ज़्यादा हो जाएं, कुछ कम हो जाएं, और उसमें भी मुख्य रूप से जो हानिकारक गैसें हैं जो प्राणियों को हानि पहुंचाती हैं वो अधिक बढ़ जाएं, पॉल्यूशन हो जाए, प्रदूषण हो जाए, तो वायुमंडल में जब गैसें और जब इस प्रकार की और दूसरी चीज़ें फैल जाती हैं तो उसी से फिर वर्षा होती है, और उस वर्षा से आने वाला जो पानी है वो पृथ्वी में जो गिरता है तो वहाँ से वनस्पतियाँ उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, वहाँ से घास फूस उगता है, उसमें से अन्न आदि सब दालें वगैरह पैदा होती हैं। और वो जो प्रदूषित जो जल था जो वायुमंडल के द्वारा हुआ वो सारा का सारा वनस्पति और खाद्यान्नों के माध्यम से मनुष्य के शरीर में आ जाता है, और मनुष्य का शरीर जो है इन्हीं खाद्यान्नों के द्वारा, उनके रस से, फिर रक्त, फिर मज्जा, फिर जो भी ये धातुएं आदि बनती हैं, और इन्हीं से बच्चे का जन्म होता है। तो एक बहुत बड़ा क्रम है ये कि जितना भी पर्यावरण को असंतुलित किया जाएगा, जितना भी वातावरण को खराब किया जाएगा, जितना प्रदूषण बढ़ाया जाएगा, उतना ही ये मनुष्य का जो एक प्रकार से निर्माण है वो उतना कठिन होता जाएगा। ये वैज्ञानिक बात है, ऋषियों ने बड़ी तरीके से इसको समझाया है कि जब पर्यावरण खराब होने लगता है, जब कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी, कभी बहुत ज़्यादा बरसात, कभी बिल्कुल बरसात नहीं होना, और पूरे वायुमंडल में धूल, रेत की और सब कुछ भर जाता है, बहुत दुर्गंध युक्त जो है हवा हो जाती है, जल भी प्रदूषित हो जाता है, पी भी नहीं सकते, और उसी को जानवर पीते हैं, उसी को पशु पक्षी पीते हैं। प्राय मैं देखता हूँ देहात के क्षेत्र में जो जोहड़ होते थे पुराने, उन जोहड़ों के अंदर जितना सारे गांव का जितना गंदा पानी है, नालियों से, घरों से, सब उसमें आकर के गिरता है, और उसी में पशु पानी पीते हैं, उसी में वो उसमें लेटते हैं। तो उस गंदे पानी पी करके वो पशु कैसे स्वस्थ रहेंगे, कैसे तंदुरुस्त होंगे, और उन्हीं का फिर दूध पीना, उन्हीं के सारी चीज़ों का प्रयोग हम करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये पर्यावरण पूरे के पूरे इस तंत्र का, जो ये सृष्टि का तंत्र है, ये जो ब्रह्मांड है, ये पृथ्वी के ऊपर जितना भी जो हमको जीवनी शक्ति दिखाई दे रही है, इस सब के ऊपर पर्यावरण का असंतुलित होना प्रभावित करने वाला है। इस नाते से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए, जहाँ ये यज्ञ जैसी वैज्ञानिक प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, इस यज्ञ के करने से जहाँ प्राणी जगत को लाभ होता है, जहाँ मनुष्यों को और अन्य प्राणियों को लाभ होता है, वहाँ पर चारों तरफ जो हरियाली, जो ये पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, इनको भी लाभ होता है। यज्ञ के द्वारा निकली गई जो गैसें हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, वो इन पेड़ पौधों के लिए खुराक है, और यहाँ ये पेड़ पौधे खूब इस खुराक को लेकर के हरे भरे होते हैं, और मनुष्यों के लिए और प्राणियों के लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उनके लिए भोजन तैयार करते हैं। तो इस तरह से यज्ञ के द्वारा भी पर्यावरण का संतुलन बनाया जा सकता है, पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सकता है, इसको शुद्ध और पवित्र बनाया जा सकता है, जो वर्तमान समय में आर्य समाज के द्वारा निरंतर पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है। दूसरा, पर्यावरण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पेड़ पौधों का अधिक होना। पूरी दुनिया के अंदर पेड़ पौधे बहुत अधिक होने चाहिए। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारा इतना बड़ा देश है जहाँ 140 करोड़ के करीब आबादी है मनुष्यों की, और यहाँ पर दुनिया के और देशों के बदले पेड़ पौधे कम हैं, जंगल कम हैं, बहुत थोड़ी % जो है एक मनुष्य के बांटे जो पेड़ पौधे आते हैं, और उससे वो उसकी जो गैसों की जो पूर्ति वो हो नहीं पाती। इसलिए पेड़ों का लगाना भी ये जो है पर्यावरण दिवस के अवसर पर सबका संकल्प होना चाहिए। अपने घरों में, अपने समाज में, अपने रहने वाले स्थान के चारों तरफ, गली में, मोहल्ले में, पार्कों में हवन यज्ञ करने के संकल्प होने चाहिए, और कहीं ना कहीं एक पेड़ आप घर के बाहर लगाएं, आप अपने बाहर जा कर के खेत में लगाएं, किसी प्लॉट में लगाएं, किसी पार्क में लगाएं। अगर 140 करोड़ लोग भारत के सब ये संकल्प कर लें
छोटे बच्चे का संकल्प वो खुद नहीं करता, उसके माता पिता करें, उसके भाई बंद करें कि इसके नाम का पेड़ भी हमको लगाना है। अगर आज इस साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।